मुंबई देश का फाइनेंशियल कैपिटल, लेकिन एक दिन इसी शहर की सांसें हिला दी जाती है। 12 मार्च 1993 दोपहर के 1:30 बजे तक सब कुछ सही था। फिर पहला बॉम्ब ब्लास्ट होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बेसमेंट में। एक कार में बॉम्ब फटता है। उसी 2 घंटे में 12 कोऑर्डिनेटेड ब्लास्ट होते हैं। BSC, एयर इंडिया बिल्डिंग, जवेरी बाजार, प्लाजा सिनेमा, सेंचुरी बाजार, कथा बाजार, माहिम, वर्ली, जुहू सेंचुरिया, एयरपोर्ट सेंचुरिया, सी रॉक होटल और सारा एयरपोर्ट पर ग्रेनेड्स मुंबई को घुटनों पर ला देता है ये अटैक। 257 लोग मारे जाते हैं और 1000 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो जाते हैं। इंडिया ने इतना कोऑर्डिनेटेड और वेल प्लान्ड अटैक पहली बार देखा था। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में मास्टरमाइंड का नाम दिया डी कंपनी और दाऊद इब्राहिम नेटवर्क। लेकिन इस भयानक आग को चिंगारी एक दिन पहले नहीं दी गई थी। इसकी शुरुआत हुई थी 3 महीने पहले, 6 दिसंबर 1992, जब बाबरी मस्जिद गिरा दी जाती है। देश भर में दंगे हो जाते हैं और इन दंगों का बुरा असर देखने को मिलता है मुंबई को। श्री कृष्णा कमीशन ने बाद में नोट किया कि दिसंबर 1992 और जनवरी 1993 के राइट्स में 900 लोग मारे जाते हैं। इसी धुएं, गुस्से और बेबसी की राख में एक और साजिश पकड़ी थी, जिससे ये शहर अब तक अनजान है। अंडरवर्ल्ड समझने के लिए हमें पहले अंडरवर्ल्ड की हिस्ट्री को जानना होगा। दाऊद से पहले इस शहर को चलाते थे 3 बड़े नाम, हाजी मस्तान, करीम लाला और वर्दा भाई। इन तीनों ने आपस में समझदारी से शहर बांट लिया था और अपने अपने काम भी बांट लिए थे, ताकि पीसफुली बिना कोई गैंग वॉर के ये ऑपरेशंस करते रहे और स्मगलिंग का एम्पायर और बड़ा बना सके। अब हम बात करते हैं सबसे पहले हाजी मस्तान मिर्जा की। हाजी मस्तान मिर्जा का जन्म 1 मार्च 1926 में तमिलनाडु के एक छोटे से गांव पनाईकुलम में हुआ। वहां पर करने को ज्यादा कुछ था नहीं, तो वो बचपन में ही अपने परिवार के साथ बॉम्बे आ गए। वहां पर उन्होंने डॉक्स में नौकरी करना शुरू की। गोल्ड कंट्रोल एक्ट के दौरान गोल्ड की सप्लाई रोक दी गई थी। तब उन्होंने गल्फ से गोल्ड स्मगल किया और उन्होंने मुंबई में बेचा। इससे बनाया उन्होंने अपना स्मगलिंग का एम्पायर। उसी स्मगलिंग के पैसों से उसने अपने लिए एक पेडर रोड पे बंगलो बनाया, जिसका नाम रखा बाटुल सुरूर। उसने वो अपने मीटिंग का अड्डा बना दिया था। मस्तान ने धीरे धीरे फिल्म, फाइनेंस और रियल एस्टेट में अपने पैर पसार लिए थे। 17 सितंबर 1974 को मस्तान को MISA के तहत डिटेन किया गया। 19 दिसंबर 1974 को उसे रिलीज किया गया, मगर तुरंत ही TOFE-TOSA के तहत 23 मार्च 1977 तक दोबारा डिटेंशन हुआ। ये साल इमरजेंसी का दौर था। रिलीज के बाद मस्तान ने पॉलिटिक्स ट्राई किया। भारतीय माइनॉरिटी सुरक्षा महासंघ BMSN बनाई। सोर्स के मुताबिक फाउंडिंग 1983 से 1985 तक ही चली, लेकिन 25 जून 1994 को हाजी मस्तान मिर्जा की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो जाती है। अब हम बात करते हैं दूसरे बड़े नाम की, वर्दा भाई की, यानी वरदाराजन मुदालियर। इनका जन्म 9 अक्टूबर 1926 में तमिलनाडु के एक छोटे से गांव तिकुरन में हुआ। 1945 में ही वो बॉम्बे आ गए और VT में उन्होंने पोर्टर का काम करना शुरू किया, यानी कि कूली का काम। वहीं से उन्होंने चोरी, डॉक से माल चुराना, इलीगल तरीके से दारू बेचना और हफ्ता वसूली के रैकेट का काम उन्होंने शुरू कर दिया। धारावी, सायन और माटुंगा की बस्तियों में, जहाँ पे तमिल पॉपुलेशन ज्यादा थी, वहाँ पे उन्होंने अपना दबदबा बनाया। माटुंगा का गणेश पंडाल उनकी वजह से फेमस हो चुका था, इतना कि सेलिब्रिटीज तक उस पंडाल में आते थे। 1980s के मिड में पुलिस ऑफिसर YC पवार का एग्रेसिव ड्राइव ने वर्दा गैंग को तोड़ दिया था। उनके काम बंद हो चुके थे, लोग अरेस्ट हो चुके थे, कुछ एनकाउंटर्स में मारे गए थे। 1983 के एंड में वर्दा ने समझदारी समझी कि मुंबई छोड़ना ही उसके लिए सही रहेगा। 2 जनवरी 1988 में मद्रास में वर्दा भाई की हार्ट अटैक से मौत हो जाती, लेकिन वर्दा भाई की आखिरी इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार मुंबई में ही हो। तब हाजी मस्तान ने इंडियन एयरलाइन से उसकी लाश मद्रास से मुंबई मंगवाई। उसकी लास्ट राइट में बॉम्बे के धारावी, साइन, माटुंगा से हजारों लोग आए थे। अब तीसरा बड़ा नाम, करीम लाला। असल नाम था अब्दुल करीम शेर खां। उनका जन्म हुआ 1911 में अफगानिस्तान के कुनौर इलाके में। 1930s में वो बॉम्बे आए और वो भिंडी बाजार के एरिया में वो सेटल हो गए। उन्होंने डॉक पे मजदूरी शुरू कर दी थी और वहीं से वो पठान गैंग के लीडर बने।
उनका नेटवर्क था इलीगल रिकवरी, गैम्बलिंग, लिकर स्मगलिंग और तो और डिस्प्यूट सेटलमेंट। लोग उन्हें बड़े बाबा कहकर बुलाते थे। इन्हीं स्मगलिंग के पैसों से करीम लाला ने लीगल बिजनेस भी बनाए थे। अल करीम होटल, न्यू इंडिया होटल और तो और न्यू इंडिया टूर्स एंड ट्रेवल्स। 1970s में उन्होंने वर्दा और हाजी मस्तान के साथ में एक पैक्ट बनाया, जहां पर उन्होंने अपने अपने दायरे माप लिए थे और वो अपने अपनी टेरिटरीज में काम करते थे। करीम लाला ने अपने आखिरी दिनों में उसकी गैंग की जिम्मेदारी उसके नेफ्यू समद खान के हाथ में सौंपी, मगर समद खान उस गैंग को संभाल नहीं पा रहा था और 19 फरवरी 2002 में मुंबई में उसकी मौत हो जाती है। ये तीनों डॉन मस्तान, करीम और वर्दा बॉम्बे अंडरवर्ल्ड के असली फाउंडर्स थे, लेकिन जैसे जैसे 1980s खत्म हुआ, इसकी जगह ले ली दाऊद इब्राहिम ने और उसकी डी कंपनी ने। दाऊद इब्राहिम का जन्म मुंबई के डोंगरी में हुआ। साधारण से परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता मुंबई के पुलिस हेड कांस्टेबल थे, मगर उनका ध्यान पढ़ाई लिखाई में कम और चोरी में ज्यादा था। उन्हें शहर का एक सबसे बड़ा गुंडा बनना था। तब उनकी एंट्री हुई पठान गैंग में, मगर पठान गैंग के मेंबर्स दाऊद इब्राहिम के पिता का पुलिस कांस्टेबल में होने का मजाक उड़ाते थे और एक दिन दाऊद इब्राहिम ने सोडा की बोतल उठाई और उन गैंग मेंबर्स का ही सर फोड़ दिया। पठान गैंग से क्लैश के बाद दाऊद ने शाबिर इब्राहिम यानी उनके बड़े भाई के साथ में एक कंपनी बनाई जिसका नाम था डी कंपनी। लेकिन 1981 में शाबिर की हत्या होती है पठान गैंग के द्वारा और अब गेम बदलती है, क्योंकि डी कंपनी सिर्फ दाऊद इब्राहिम के हाथ में थी। अब दाऊद ने शाबिर की मौत का जवाब दिया और एक स्मार्ट मूव करके वो दुबई शिफ्ट हो गया। दुबई में पोर्ट्स पर कुछ खास कंट्रोल्स थे नहीं, तब वो स्मगलर्स का स्वर्ग बन गया। दाऊद ने वहां से डी कंपनी का एम्पायर और मजबूत बनाया, एक्सटॉर्शंस करके, स्मगलिंग करके और तो और हफ्ता वसूली करके। और दाऊद इब्राहिम पूरी मुंबई को अपने रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट कर रहा था। उसके राइट हैंड थे टाइगर मेमन, अनीस और छोटा राजन। 1992 और 1993 के राइट्स के दौरान दाऊद इब्राहिम का दिल दहल जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उन दंगों के दौरान आईएसआई का पूरा हाथ था दाऊद को भड़काने में और इसी का फायदा उठाती है आईएसआई। रिपोर्ट्स में ये शामिल है कि इसी बीच में आईएसआई और दाऊद की कंटिन्यूअस बातचीत होती है, जहां से उन्होंने प्लान बनाया और टाइगर मेमन को ये काम सौंपा कि जो आईएसआई आर्म्स और एक्सप्लोजिव देगी वो रायगढ़ पोस्ट से बॉम्बे लेके जाए और उसे सेफ हाउसेस पर रखे। और कुछ खास लोग चुने जिन्हें मुंबई से पाकिस्तान ले जाया गया और उन्हें आर्म्स और एक्सप्लोजिव्स की ट्रेनिंग दी गई और फिर वो ट्रेंड आतंकवादी पाकिस्तान से मुंबई आकर रेकी करते हैं। बीएससी के नीचे, एयर इंडिया बिल्डिंग के नीचे, जवेरी बाजार, प्लाजा सिनेमा, जहां जहां उन्हें ब्लास्ट करने थे वहां वहां वो टारगेट्स को अच्छे से समझ रहे थे। 12 मार्च 1993 को ये ब्लास्ट को एग्जीक्यूट किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में वर्डिक्ट देते हुए चेन ऑफ कमांड, पाकिस्तानी बेस्ड ट्रेनिंग और आरडीएक्स स्मगलिंग पे कमेंट्स रिकॉर्ड किए। मीडिया अकाउंट्स ने इस अटैक के पीछे 1992 और 1993 के मुंबई राइट्स को दोषी माना। इस ब्लास्ट के बाद इंडिया और यूएस ने दाऊद को एक ग्लोबल टेररिस्ट का नाम दिया। डी कंपनी का पूरा नेटवर्क कॉम्प्रोमाइज हो चुका था। उसके गैंग के लोग आधे से ज्यादा एनकाउंटर्स में मर चुके थे या फिर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। दाऊद पर यूएई का प्रेशर और इंटरनेशनल हीट का दबाव देखा जा रहा था। अब दुबई भी दाऊद के लिए सेफ नहीं रही थी। तब दाऊद दुबई से कराची शिफ्ट हो गया। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, आईएसआई का पूरा हाथ था मुंबई के ब्लास्ट में, वरना इस दाऊद में क्या ही दम था। और इस ब्लास्ट से उनका एक राइट हैंड बिल्कुल खुश नहीं था, वो था छोटा राजन। इसी के बाद डी कंपनी और छोटा राजन में आपसी तकरार होने लगी। डी कंपनी से छोटा राजन ने लॉयल हिंदू उठाए, अपनी एक गैंग बनाई और डी कंपनी के खिलाफ लड़ने लग गए और इसी के बाद गैंग वॉर्स और एस्केलेट हो गए। छोटा राजन कहता था कि वो दाऊद की तरह देशद्रोही नहीं है, वो एक पेट्रियोटिक डॉन है जो अपने देश के लिए लड़ता है और वो मुंबई पे और अपने देश पे कोई आंच नहीं आने दे सकता। इस ब्लास्ट के बाद मुंबई की पुलिस ने भी ठान लिया था कि इस अंडरवर्ल्ड को अपने सिस्टम से और अपने शहर से साफ करना है। अब तक अंडरवर्ल्ड मुंबई की पुलिस को हल्के में ले रहा था, मगर फिर आया वो दिन 11 जनवरी 1982, शूट आउट एट वडाला। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आइजैक भगवान ने मान्या सुरवे का खुले आम एनकाउंटर किया। 16 नवंबर 1991, शूट आउट एट लोखंडवाला। एटीएस के ऑफिसर ए खान ने इस ऑपरेशन को लीड किया और उन्होंने माया दौलत को नॉकआउट किया। अंडरवर्ल्ड तब समझ चुका था कि अब मुंबई की पुलिस
धोखे की भी। एक ऐसा टर्निंग पॉइंट कि एनकाउंटर राज अंडरवर्ल्ड के इमेजिनेशन में घुस गया। बाकी सारे जो एपिसोड्स में बताया था, ये वीडियो एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में है, तो अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में और जानकारी चाहिए होगी तो हमारे बाकी सारे वीडियोस को एक बार रेफर जरूर कर लेना। अब हम इस वीडियो पे वापस आते हैं। तो इसी एनकाउंटर्स के साथ में मुंबई पुलिस पब्लिक की नजरों में हीरो बन चुकी थी और अंडरवर्ल्ड का खौफ मानो खत्म सा हो गया था। इसी के साथ में पुलिस में कंट्रोवर्सीज भी आई। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक 16 पॉइंट SOP मैंडेट बनाया, जैसे कि FIR, इंडिपेंडेंट प्रोब, मैजिस्ट्रियल इंजरी और तुरंत ही इंजर्ड को हॉस्पिटल लेके जाना, ताकि आर्टिकल 21 यानी कि ह्यूमन राइट्स को बचाया जा सके। इसी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को टैकल करने के लिए 1999 में MCOCA लाया गया। 1993 ब्लास्ट केस में टाडा कोर्ट कन्विक्शन और 21 मार्च 2013 के सुप्रीम कोर्ट ने मल्टीपल सेंटेंसेस अपहोल्ड किया और 2015 में याकूब मेमन को फांसी पे चढ़ा दिया। लैंडिंग ऑपरेशन और कॉन्स्पिरेसी मीटिंग के डिटेल्स मल्टीपल कन्विक्शंस के जजमेंट में मिलते हैं। टाइगर मेमन और दाऊद इब्राहिम अब भी एब्सकॉन्डिंग की लिस्ट में है। ऐसी बात नहीं है कि हमें पता नहीं है कि वो कहाँ है। ओपन सोर्स रिपोर्टिंग और इंटेलिजेंस से हमें पता है कि वो कराची में है, मगर ऑफिशियल कस्टडी उसकी अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार और ISI दाऊद को सपोर्ट कर रही है। एक शहर ने गोल्ड स्मगलिंग से लेके मास कैजुअलिटी टेररिज्म तक सब देखा, पर लॉ, पॉलिसी और पुलिसिंग की गाइडलाइंस ने हमें ये भी बताया कि एनकाउंटर राज को भी एक ड्यू प्रोसेस से लेके जाना पड़ेगा। ये था हमारा सीजन का फाइनल एपिसोड, जहाँ पे हमने सारे एपिसोड को एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में एक साथ में लाकर आपको बताया। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आपको वीडियो ज़रूर पसंद आ रही है, तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अधिकतर व्यूअर हमें सब्सक्राइब ही नहीं करते और ऐसे ही चले जाते हैं। मैं हूं अनमोल शर्मा। अब हम मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ।